किसी रजब भट्ट को, डकी भाई को, या इस तरह के जितने भी 10 इन्फ्लुएंसर हैं, इनके सामने मौत का फरिश्ता आया हो और इनको पता हो कि जान कब्ज होने वाली है, बहुत बड़ी बात। ठीक है, ये व्लॉग करके हटेंगे और इनका कुछ अगर इनकी मतलब जुरिस्डिक्शन हो तो ये कोई पता नहीं उस फरिश्ते को भी वीडियो में ले ले। जो भी हैं, अच्छे या बुरे हैं, वो उनका मसला है, लेकिन वो डूअर हैं, जिसकी वजह से आज उनका डूअर इज वैल्यूएबल। देखिए, आपका रिलीजन भी नहीं है ना, आपका कोई मजहब नहीं है, हम तो बीइंग अ मुसलमान, ये हमारा प्राउड है कि वी आर मुस्लिम, लेकिन अल्लाह के नज़दीक डूअर की वैल्यू है। जितने भी यहाँ पे एक्सपोज होते हैं, एक्सपो सेंटर में बड़े एक्सपोज होते हैं, तो हर यूनिवर्सिटी एक्सपो नहीं करा पाती। पिछले टाइम फ्रेम में एक यूनिवर्सिटी ने 3 एक्सपोज कराए, ठीक है, और वो एक्सपो उन्होंने अपने पैसों से नहीं कराए। अपने पैसों से एक्सपो कराना बड़ा मुश्किल काम है, आपको ठीक ठाक करोड़ों में पैसे चाहिए। तो बाज़ औक़ात डिजिटली एक बंदा आपको वो वैल्यू नहीं कर रहा, या वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, या वो अपने तजर्बे या सीट के एतबार से उस जगह पे बैठा है कि वो उसके लिए और बड़े काम है करने वाले। अच्छा नहीं, अगेन तासुब नहीं इसमें शामिल करूंगा कि वो आपको इग्नोर नहीं कर रहा, उसकी तरजीहात या उसके काम मुख्तलिफ हैं, तो वो आपको रेट नहीं कर पा रहा उस जगह पे, या कनेक्ट नहीं कर पा रहा, उसके पास करने को और चीज़ें हैं तो वो नहीं कर पा रहा। तो आप सबसे पहले कोशिश करें कनेक्ट करने की, कि आज अगर दुनिया 2 खत निकाले, फ़र्ज करें कोई भी दुनिया का मुल्क, तो वो हमारे हमसाये मुल्क को ख़त भेजेगा कि भाई जितने भी बंदे हैं ना भेज दो, और हमारे मुल्क को ख़त लिखेगा कि जिन्हें भी इतने ने ना मेहरबानी थोड़ी लै, ठीक है। ये हंसने वाली नहीं, ये रोने पीटने वाली बात है, बदकिस्मती से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद पर। ख़वातीन और हज़रात, एक नई एपिसोड, एक नई पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, जिनका नाम शहजाद रोशन गिलानी है, यकीनन वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, आप सब जानते होंगे। PR गुरु हैं, नेटवर्किंग पे बहुत ज़्यादा उनका काम है, और आप जहाँ भी देखेंगे कहीं ना कहीं उनकी जान पहचान ज़रूर होगी, क्योंकि नेटवर्किंग पे वो बिलीव करते हैं, नेटवर्किंग पे वो काम करते हैं। तो सबसे पहले शहजाद रोशन गिलानी साहब, आपके आने का, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जनाब, आपने मुझे दावत दी, आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सबसे पहले बताएं कि आप अपनी पर्सनल जर्नी और स्टोरी के बारे में, कि क्या है आप। अच्छा जी, मेरी ग्रोथ वेंचर्स के नाम से एक कंपनी है जो कि मीडिया मैनेजमेंट का काम करती है, लोगों की डिजिटल विजिबिलिटी और मीडिया की विजिबिलिटी को जो है वो इम्प्रूव करती है। पिछले कुछ 4-5 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज़ के साथ, बड़े इदारों के साथ हमने काम किया, और लाहौर के काफ़ी जो बड़े इवेंट्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जो है वो मेरी कंपनी का या मेरे स्टार्टअप्स का जो है वो रोल रहता है। तो यही काम करते हुए आप कह लें कुछ 4-5 साल हो गए हैं। तो अब राइट नाउ आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट एज वेल। उर्दू में मेरे जो आर्टिकल हैं वो हम सब पे पब्लिश होते हैं, कुछ आर्टिकल्स इंग्लिश के जो हैं वो डेली टाइम्स पे भी पब्लिश हुए हैं, और इसी तरह मेरी एक किताब भी है दरख्शंदा सितारे के नाम से, जिसके तहत मैं 1000 जिंदा लोगों को जो है वो पब्लिश करना चाहता हूँ। और जिंदा लोगों को क्यों पब्लिश करना चाहता हूँ? बदकिस्मती से हमारे जो हीरोज़ थे, उन्होंने अपने बारे में बताया नहीं कि वो हीरोज़ थे। वो शायद ज़्यादा हम्बल रहे। जैसे पाकिस्तान में कोई बंदा काम कर ले ना, तो उसे जाके कहें कि यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो फ़ौरन फील कराता है नहीं मैं माड़ा बंदा है जी, और मैं जी बड़ा आजिज़ बंदा है जी, और नहीं जी मैं तो छोटा जा बंदा है, ऐसी बात करते हैं ना, तो हम्बल फील कराने के लिए। तो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने काम बहुत किए, लेकिन उन्होंने गूगल को, उन्होंने वो दुनिया जहाँ पे बताना था अपने बारे में, अपने कामों के बारे में, वो नहीं बताया। उससे एक नुकसान ये हुआ कि सही हीरो जो थे वो आए ही नहीं सामने। तो फिर क्या हुआ, जो अवेलेबल हीरो थे मार्केट में, आप नहीं फेक हीरो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उसके पीछे उनकी सटन मेहनत होगी। फेक हीरो कहने से मेरी गुफ्तगू में तासुब होगा, वो मैंने नहीं बयान करना। जैसे लेट से मैं एक हीरो था और मैंने अपने बारे में नहीं बताया, तो लोगों ने हीरो लेना है जाके किसी जगह से। हीरो इज अ प्रोडक्ट, लाइक कि हमने दुकान पे जाना है, हमने साबन लेना है फर्ज करें, तो साबन हमारे ज़हन में है कि हमने डव साबन लेना है, लेकिन लेट से डव ना मिला, तो अगर हमारी ज़रूरत है वो चीज़, तो हम डव की जगह कोई और अवेलेबल जो मिल गया ना उसके आसपास मिलता जुलता या कोई भी, हम ले लेंगे, ज़्यादातर तो ले लेंगे, ठीक है। तो
अगर हीरो एक प्रोडक्ट है, कोई एक चीज है, तो फिर ये हुआ कि वो जो सही हीरोज थे, जो कंपनीज चला रहे थे, जो कारोबार कर रहे थे, जिन्होंने किसी गैर इबाद जगह को आबाद किया, लोगों को वसाइल दिए, नौकरियां दी और बड़े काम किए, इस टूटे फूटे मुल्क को आप कह लेंगे ये मुल्क बैसाखियों पे ही मिला था ना। मतलब ये मुल्क जब बना तो इस मुल्क के बारे में क्या सेइंग आपको नजर आती थी कि ये खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। इसके ऊपर बड़ी क्लियर स्टेटमेंट मौजूद है कि पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो उन हीरोज ने क्या किया, मेहनत करके इस मुल्क को सरवाइव करा दिया। सरवाइव क्या कराया, तरक्की की तरफ भी ले आए। आज हमारे पास तकरीबन सब कुछ है, एक अनरेस्ट के अलावा तकरीबन सारा कुछ है। इंडस्ट्री भी है, इंडस्ट्री को चलाने वाले लोग भी हैं, काम करने वाले लोग भी हैं, यहाँ पे इदारे भी हैं, यहाँ पे असेंबलीज भी हैं, यहाँ पे लोग भी हैं। गाड़ी कोई कंपनी अगर लॉन्च करती है तो लॉन्चिंग के चंद दिन बाद कंपनी ऐलान कर देती है कि सारी गाड़ियां बिक गई हैं और खरीदार पाकिस्तान होता है। ठीक है, यहाँ पे हर घर में हर लोगों के पास गाड़ियां हैं, लोगों के पास वसाइल हैं, उन्हीं लोगों की वजह से। लेकिन वो लोग अपने आप को शोकेस नहीं कर पाए, उन लोगों ने अपने बारे में नहीं बताया। तो अब जहाँ पे आपने वर्ड यूज किया फेक हीरोज, फेक नहीं मैं कह सकता उनको, मैं फेक नहीं कहूंगा, मैं ऑल्टरनेटिव हीरो कोई मौजूद जो वो ले लिया। अब वो हीरो अगर शोबाज है ज्यादा तो आपको नौजवान नस्ल शोबाज मिलेगी। वो हीरो अगर शोखा है तो शोखा या शोबाज होना को गलत सही मैं नहीं कह रहा, ये मेरा फैसला नहीं है, मुझे इस फैसले में से निकाल दे, मैं सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। तो अगर वो हीरो शोखा है तो नौजवान नस्ल शोखी है, अगर वो हीरो गालियां दे रहा है तो नौजवान नस्ल गालियां देगी, और अगर उस हीरो ने कोई काम नहीं करना तो नौजवान नस्ल कोई काम नहीं कर रही होगी। तो बेसिकली मौजूदा टाइम में जो हीरोज बन गए वो हीरोज और हीरोज हैं। ठीक है, जो इन एक्चुअल मुझे लगता है जी जो हीरो होते हैं तो उससे आपकी इकोनॉमी बेहतर होती, उससे आपका ये जो लैंडस्केप है बेरोजगारी का ये इम्प्रूव होता। अगर हीरोज और होते तो क्या होता, लोग डिग्री करते साथ कोई बिजनेस कर रहे होते, लोगों के मसाइल ना होते जो आज मसाइल है। तो इसलिए मैं जिंदा लोगों को पब्लिश करने का जो एम था, ये सारी कहानी बताने का भी, इतनी लंबी बात होगी, आपने और भी सवाल करने होंगे। तो ये कहानी बताने का ये मतलब था कि जब मैं किताब को प्लेस करने जा रहा था डिफरेंट लाइब्रेरीज में, तो मैंने लाइब्रेरी में जब प्लेस की तो मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी एशिया की बड़ी लाइब्रेरीज में से एक है। तो वहाँ पे लाइब्रेरियन जो है उन्होंने बताया कि ये जिंदा किताबों पे जिंदा लोगों पे पहली किताब है। ठीक है, और यहाँ पे कामयाबी को मनवाने के लिए मरना पड़ता है। आपको भी पता है कि एक एप्रिसिएशन उस लेवल पे जाके होती है जहाँ पे आप मर जाएं तो मरने के बाद होती है। तो मैंने पिछले दिन अपने एक दोस्त को कहा, वीडियो ऑन की, मैंने कहा यार तुम ये समझो कि तुम मेरे ताज़ीती रेफरेंस पे आए हो। ताज़ीती रेफरेंस का मतलब है जब बंदा मर जाता है तो उसकी याद में तकरीबात होती ना। तो वो मैंने कहा आप अगर मेरी ताज़ीती रेफरेंस पे आए हैं तो जो आप ये सोचें कि ताज़ीती रेफरेंस पे आप मेरे मरने के बाद इजहार कर रहे हैं, तो जो कहना ना तब वो अभी मुझे कह दो। इससे क्या होगा, इससे अगर कोई फीडबैक तलख होगा तो मेरे लिए इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मुझे एक एनर्जी मिलेगी कि यार मेरे काम को कोई सराह भी रहा है। तो जिंदगी में दो चीजें बहुत अहमियत रखती हैं, एक सराहे जाना, और एक अगर आप किसी जगह पे गलत हैं तो एक नेचुरल ऑर्गेनिक ओरिजिनल फीडबैक। ये जिंदगी का कीमती एहसास है जो आपको ये बता दे कि यार आप यहाँ पे गलत हैं, वरना यहाँ पे तारीफ करने वाले सैकड़ों हजारों लोग आपके इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं। तो उसमें आई डू बिलीव कि मैं 1,000 लोगों को पब्लिश करूं, फील्ड के हर फील्ड के जो 30 40 50 बड़े लोग हैं उनको पब्लिश करूं। और मैं अक्सर लोगों को बताता हूं कि यार अपनी फील्ड के बड़े लोगों को ज़रूर पढ़ो ताकि पता हो कि उन्होंने कितनी मार खाई है और आपको कितनी मार खानी है, कितनी स्ट्रगल करनी है। मार खाने से मुराद ये नहीं कि आप जाके किसी जगह कहेंगे मुझे थप्पड़ मारे या मुझे ठुड्डा मारे। मार खाने का जो टेक्निकल मतलब है वो ये है कि आपने स्ट्रगल करनी है, अपने आप को मनवाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने मेरा तारुफ कराया कि आई एम नोन एज अ पी आर गुरु, मैं अपने आप को खुद पी आर गुरु नहीं कहता, लोग मुझे कहते हैं। तो वो उसका तारुफ ये बन गया कि आई एम अ पी आर गुरु ना। तो जब मैं जाता था इनिशियली लोगों को मिलने तो मैं बताता जी अस्सलाम वालेकुम मैं शहजाद रोशन गिलानी, तो वो कहते थे अच्छा ठीक है हो गया, सो व्हाट नेक्स्ट ना। तो ये एक टाइम ये प्रैक्टिस रही, भाई ठीक है तू हैंगा ठीक है। तो वहां से मुझे ये पता चला कि ये तारुफ काफ़ी नहीं है कि आप किसी को जाके ये बताएं कि आप शहजाद रोशन गिलानी है। आपके पास कोई सर्टन काम भी होना चाहिए जिससे आप उसको फिर तो फिर क्या हुआ, फिर हमने कामों की तरफ भी तवज्जो दी और फिर काम भी किए, फिर लोगों के साथ भी काम किया।
अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ के साथ भी काम किया एज अ मीडिया एक्सपर्ट, उनके साथ डिफरेंट बड़े नाम है, मैं नाम किसी का नहीं लेता कि इनके साथ काम किया, लेकिन दे आर द बिग पीपल जिनके साथ मैंने काम किया ना। तो उनके साथ काम करके उनको ट्रांसफॉर्म भी किया, उनकी अपीयरेंसेस को भी बढ़ाया। तो देखें, आपकी जो इन लोगों को इंशाल्लाह 1000 लोगों को पब्लिश करना है, और उस पब्लिश करने में बताना है कि यार ये असल हीरोज़ को सामने लाने वाला जो काम है ना जी, ये हम करते हैं। और ये असल हीरोज़ हैं, ये हीरोज़ होंगे तो मैंने पिछली अपनी बात में बता भी दिया कि इन हीरोज़ का सामने आना क्यों ज़रूरी है। बाकी अल्लाह के निज़ाम में जो है वो डूअर की वैल्यू ज़्यादा है। अच्छे बुरे की तमीज़ तो अल्लाह ने दे दी, लेकिन अच्छे बुरे को भी अल्लाह ने ओपन छोड़ दिया ना बंदे को कि जाओ यार करो जो करना है। आप देखेंगे कि वो बुराइयां की जा रहा है, वो स्टिल इस दुनिया में रहता है। तो अल्लाह के नज़दीक ना डूअर की वैल्यू बड़ी है। तो हमें लगता है कि यार फलां बंदा जो है वो सोसाइटी में बड़ा बिगाड़ पैदा कर रहा है, लेकिन वो डिजिटल मीडिया का हीरो है। मीडिया पे वो ही और शी इज एवरीवेयर। क्यों? क्योंकि वो डूअर है। मैं ये कहता हूँ कि अगर अक्सर अच्छे अच्छे काम या अच्छी बात, अच्छी गुफ्तगू करने वाले लोग ये कहते हैं कि यार लोग तो देखते ही रजब भट्ट को हैं, डक्की भाई को देखते हैं, या फलां फलां जो भी इन्फ्लुएंसर हैं उस टाइम के, फैमिली व्लॉगिंग करते हैं या जो मतलब अपनी मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हम जो मर्जी अच्छी बात कर लें हम तो देखे नहीं जाएंगे। मुझे ये लगता है, यकीन माने, और मैं ये बात कहने लगा हूँ बड़ी माजरत के साथ, लाइटर नोट के ऊपर भी, कि किसी रजब भट्ट को, डकी भाई को, या इस तरह के जितने भी 10 इन्फ्लुएंसर हैं, इनके सामने मौत का फरिश्ता आया हो और इनको पता हो कि जान कब्ज होने वाली, बहुत बड़ी बात। ठीक है, ये व्लॉग करके हटेंगे, और इनका कुछ अगर अगर इनकी मतलब जुरिस्डिक्शन हो तो ये कोई पता नहीं उस फरिश्ते को भी वीडियो में ले ले कि फरिश्ता हमारे साथ जो है वो जान कब्ज आना करने आया हुआ। तो ये सिर्फ ये बात जो लाइटर बात की है, इसका मतलब ये था कि वो डूअर है, उन्होंने किया, वो करते रहे, वो करते गए, और उनकी एक स्पेस बन गई। आप समझते हैं आप बहुत 30 मार खान है, आपकी बात बहुत स्ट्रांग है, आप अच्छे हैं, आप खैर की बात कर, तो भाई आप भी उतनी एफर्ट लगाएं, करते रहें, और इतनी ताकत लेके आए, इतनी सनर्जी लेके आए ये अच्छी बात करने वाले लोग, कि सोसाइटी वो अच्छी बात सुनने की तरफ रागब हो जाए। बिल्कुल सही है। तो इसलिए ये काम हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। इतने इसी अच्छे वजह से। वे में आपने एक्सप्लेन कर दिया, बहुत से सवालात के जवाब उसमें हमें क्लियर हो गए। तो जैसे आपने बताया था कि आप डूअर के बिलीव भी करते हैं, और वो जो भी हैं अच्छे या बुरे हैं वो उनका मसला है, लेकिन वो डूअर हैं जिसकी यस, वजह से आज उनका डूअर इज वैल्यूएबल। एग्जैक्टली। देखिए, आपका रिलीजन भी नहीं है ना, आपका कोई मजहब नहीं है, आप, हम तो बीइंग अ मुसलमान, ये हमारा प्राउड है कि वी आर मुस्लिम, लेकिन अल्लाह के नज़दीक डूअर की वैल्यू है। अल्लाह ने आपको एक 24 घंटे का टाइम दिया है, आपके यहाँ एक ब्रेन सेट कर दिया है, सोचने की ताकत दे दी, और ये दुनिया दे दी है, ठीक है। अब आप बिलीवर हैं और एक नॉन बिलीवर है, अगर नॉन बिलीवर डूअर है तो वो आपसे बहुत आगे होगा। चाइना को देख लें, चाइना इज अ नॉन बिलीवर कंट्री, ठीक है, तो वो कहाँ है सर? वो दूसरे नंबर की, बल्कि अब तो बड़े पहले नंबर की बड़ी ताकत बन गया, ठीक है। तो सारे ये बिलीव करने वाले लोगों को उसने पीछे छोड़ दिया। तो इसलिए अल्लाह ने ना एक पैटर्न सेट किया कि भाई आओ, जो प्रोसेस मैंने रखा है वो करो। तो हाँ, बीइंग अ मुस्लिम, शायद अगर आप प्रोसेस को फॉलो करें तो उसमें बरकत आ जाए, उसमें इजाफा आ जाए, एक हमारे पास प्लस है, ये हमारे पास एक प्लस भी है, लेकिन हम इस प्लस के चक्कर में जो हमने करना होता है वो भी छोड़ देते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर बगैर शादी के औलाद की दुआएं मांगते रहते हैं बहुत अरसा, और वो कभी भी तो वो प्रोसेस नहीं होगा तो औलाद तो नहीं होगी भाई। जबरदस्त। ठीक अच्छा है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप नेटवर्किंग पे बिलीव करते हैं, नथिंग से समथिंग तक आपने खुद सफर तय किया जो आप अपनी अल्हम्दुलिल्लाह, स्टोरीज में बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों के सामने शेयर करते हैं। तो मुझे बताएं कि आज के जवान के लिए नेटवर्किंग कितनी जरूरी है? देखिए, ना सिर्फ आज के नौजवान के लिए, हर बंदे के लिए नेटवर्किंग ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि फैमिलीज़ में वो बंदा जो बहुत इंसर्कल्ड होता है ना, उसका बड़ा नाम होता है। फैमिली में वो बंदा जो मिल लेता है, लोगों को वेलकम कर लेता है, किसी के पास चला जाता है, उसके पास लोग आ रहे होते हैं, ये हीरो होता है बंदा, हीरो ही होता है ना, या वो इलेक्शन लड़ रहा होता है, या उस फैमिली का मशहूर बंदा होता है वो, जो मशहूर होने की रीज़न ये होती है कि वो लोगों को वेलकम कर लेता है, लोगों के पास चला जाता है, लोगों से बात कर लेता है, लोगों से राब्ते में रहता है, ठीक है। तो फिर जब भी उस फैमिली की बात आती है तो उस बंदे का नाम सबसे पहले आता है कि अच्छा यार उस फैमिली में वो बंदा
तो सेम गोज विद द कंपनी में पिछले टाइम फ्रेम में कुछ लोगों ने नेटवर्किंग को अहम जाना, तो उन्होंने आउटरीच का डिपार्टमेंट बना दिया। अब जो है वो कॉरपोरेट लिंकेजेस का कुछ बना दिया इदारा, वो बना दिया डिपार्टमेंट, ठीक है। या आप कह लें कि कॉरपोरेट पार्टनरशिप का कोई जो है डिपार्टमेंट बना दिया। कंपनीज ने इन पिछले 5 सालों में ये डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, आप स्टडी करके देख लीजिएगा, उनकी ग्रोथ 10 टाइम्स बढ़ी होगी, ठीक है। क्योंकि उस बंदे का काम ही ये है कि लोगों को मिलते रहना, अपनी चीज़ों पे कायल करते रहना और उनके साथ मिलके कोई नई चीज़ें इनिशिएट करते रहना। फॉर एग्जांपल, जितने भी यहाँ पे एक्सपोज होते हैं, एक्सपो सेंटर में बड़े एक्सपोज होते हैं, तो हर यूनिवर्सिटी एक्सपो नहीं करा पाती। पिछले टाइम फ्रेम में एक यूनिवर्सिटी ने 3 एक्सपोज कराए, ठीक है, और वो एक्सपो उन्होंने अपने पैसों से नहीं कराए। अपने पैसों से एक्सपो कराना बड़ा मुश्किल काम है, आपको ठीक ठाक करोड़ों में पैसे चाहिए। उन्होंने अपने आउटरीच के बंदों को, अपने लिंकेजेस के बंदे को, कॉर्पोरेट लाइजन के बंदों को हायर किया। उनको कहा कि भाई जाएं, आपका काम है कि अगले 3 माह में आपने 50 जो और इदारे हैं उनको लाइजन में करना है, उनके साथ एमओयू करना है, उनको मिलना है। अब एमओयू की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक बंदा जाएगा, पहले बताएगा कि भाई, फिर अगेन वो कहेगा कि मैं शहजाद रोशन गिलानी हो, कहेगा अच्छा ठीक है। फिर उसके पास कुछ होगा, वो कुछ लेके जाएगा। तो कुछ जब लेके जाएगा तो बंदा आगे उन्हें बताएगा कि यार ये करना है, तो वो कहेगा भाई ये 2 काम नहीं हो सकते, इस तीसरे काम पे हम आपके साथ हैं। वो लेके जाएगा कि जी नहीं, मुझे 10 लाख का कोई पैकेज है, तो वो कहेगा भाई 10 लाख तो नहीं, लेकिन ये 2 लाख रुपए के में हम काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ जब वो प्रैक्टिस करेगा हंड्रेड्स एंड न्यूमरस पीपल के साथ, तो फिर क्या होगा, फ्रूटफुल रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो उन फ्रूटफुल रिजल्ट्स के अगेंस्ट आपकी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि नेटवर्किंग इज़ द कोर, और आपकी ऑडियंस के लिए और आपके लिए ओपन छोड़ रहा हूँ कि आप जाएं लिंक्डइन पे और वहाँ पे लिखें ये जो कॉर्पोरेट लाइजनिंग के बंदे चाहिए मार्केट में, नेटवर्किंग के बंदे चाहिए, ठीक है, पार्टनरशिप्स और ये जो इस गैप को ख़त्म करने वाले लोग चाहिए मार्केट में। लोग नहीं है, क्योंकि भाई इस काम में एनर्जी और एफर्ट बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है विन करने में, ख़रीदने में टाइम नहीं लगता। पैसे हैं और ख़रीदे जाने वाली चीज़ अगर अवेलेबल है तो आप ख़रीद लेंगे, लेकिन पीआर और जो आपकी आउटरीच है बाज़ जगहों पे वो विन है, और विन करने के लिए आपको पता है कि एनर्जी भी ज़्यादा लगती है, और उस बंदे का जो है वो लेवल क्या होगा जो जीतेगा। ज़ाहिर बात है, खेल रहे हैं, इतने लोग खेल रहे हैं, तो उसमें जीतने वाला कौन होगा, डेफिनेटली जो अपनी स्किल के एतबार से मुख्तलिफ होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। तो नेटवर्किंग ज़रूर करें, लाजमी लोगों को मिलें, लोगों के पास जाएं, लोगों को अपने पास लाएं। और जब आप रेलेवेंट, फिर अगेन कोशिश करें कि नेटवर्किंग का कुछ हिस्सा रेलेवेंट लोगों तक रखें। लाइक आप ट्रेनिंग सेल करना चाहते हैं, ट्रेनिंग इंडस्ट्री से हैं, तो आप फिर अपनी कोई 30-40% नेटवर्किंग जो है वो ऐसे लोगों के साथ रखें जो ट्रेनिंग्स ख़रीदते हैं, या ट्रेनिंग्स ख़रीदना चलें ठीक, अगर लफ्ज़ नहीं है वैसे तो यूज़ होता है, ट्रेनिंग्स कराते हैं, तो वो आपको हायर या ऑन बोर्ड कर सकते हैं। 30-40% आप उन लोगों में टाइम गुजारें। अदरवाइज़ क्या होगा, आप इररेलेवेंट नेटवर्किंग करेंगे ना, तो वो आपके लिए अगेन फ्रस्ट्रेशन का बाइस बन जाएगी कि आप मिल ही जा रहे हैं, मिल ही जा रहे हैं। वो भी बंदा कह रहा है आपको, बंदे को मिले, उसने कहा लो लेट्स मीट ऑन अ कॉफ़ी ऑन अ टी, चलो जी अगले दिन कॉफ़ी थे, टी थे, इकट्ठे हो गए ना, हो गए, बैठे, चाय शाय पी, कॉफ़ी पी, खाना खाया। अब उसमें कुछ परसेंटेज में डेफिनेटली बिल आपको करना पड़ता है, आपको भी डेफिनेटली आपके एक्सपेंडिचर आते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो रेलेवेंट नहीं है तो वो काम आपको नहीं देगा। उससे क्या होगा, उससे आपकी एनर्जी और आपका रिसोर्स और आपका एक्सपेंस हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, और एट द एंड आप सर पकड़ के बैठे होंगे कि यार ये मैंने क्या किया, ठीक है। तो इसलिए अपनी एनर्जी, अपने टाइम को कोई कम से कम 50% तो रेलिवेंटली और 50% डाइवर्सिफाई करने के लिए आप मिलें, आप जाएं, लोगों से जाएं। और मैं तो पिछले दिन कहा था कि पाकिस्तानी लोग मिलते हैं लेकिन मिलते नहीं, ठीक है। तो मिलते नहीं, नेटवर्किंग की बात हो रही तो मिलते नहीं पे मैं ज़रूर बात करूँगा कि जब आप किसी जगह पे जाएं तो अपने आप को प्रिपेयर करके ले जाएं। आपको 30 सेकंड से लेकर आपको 2-3 मिनट तक अपने बारे में कोई चीज़ बतानी आनी चाहिए, और उस दौरान कोई ऐसी चीज़ जिसका वो बायर है,
ठीक है, लाइक एक सीईओ है और मैं कंसल्टेंट हूँ, सीईओज को डिजिटल और ट्रांसफॉर्म करने में मैं काम करता हूँ। तो मैं जब तक अपने बारे में ये नहीं बताऊंगा, मुझे सीईओ नहीं बुलाएगा कि अच्छा यार आपने, पिछले दिनों मेरी एक सीईओ के साथ मुलाकात हुई, तो काफ़ी देर बाद मुलाकात हुई, तो मैंने 3-4 आप कह लें 40-45 सेकंड की बात की थी, तो वो उन्होंने फ़ौरन कमेंट किया कि यार शहजाद भाई, आप तो उनके साथ ताल्लुक़ था, उनके साथ भी आप तो बहुत कीमती आदमी हैं, आपके साथ तो टाइम बना के मिलना चाहिए, फुर्सत में मिलना चाहिए, और आपसे ये चीज़ें जो आपने अभी बात की है समझनी चाहिए। तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है नेटवर्किंग में, और रेलेवेंट नेटवर्किंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और ओवरऑल नेटवर्किंग आप कह लें कि इज़ द रीढ़ की हड्डी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जो लोग नेटवर्किंग को फॉलो करेंगे, उस पर अमल करेंगे, वो ग्रो करेंगे, इंशाल्लाह उनके कारोबार चलने लगेंगे। इट्स इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये मेरा सवाल भी था कि नेटवर्किंग की 3 से 4 टिप्स प्रैक्टिकल प्लस हर्डल्स क्या हैं। अच्छा, इसी के साथ मैं एक सवाल ये करूंगा कि फॉर एग्जांपल डिजिटल ईरा है, बहुत से लोग कहते हैं कि आपको फिजिकल मिलने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल। ये ऑन कॉल बता दें क्या मसला है क्या, लेकिन वो फीलिंग, वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता। इसको कैसे टैकल? देखिए, हमारे एक खूबसूरत दोस्त हैं, ताहिर खुर्शीद साहब, वो एजुकेशनिस्ट हैं। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी किसी ज़माने में, मुझे वो याद है, मुझे मैंने कैरी की। वो ये कहते थे कि कोशिश करें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद लोगों को ना आप एक दफ़ा मिल भी लें, लाजमी कोशिश करें। तो बाज़ औक़ात डिजिटली एक बंदा आपको वो वैल्यू नहीं कर रहा, या वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, या वो अपने तजर्बे या सीट के एतबार से उस जगह पे बैठा है कि वो उसके लिए और बड़े काम है करने टाइम वाले। बहुत अच्छा नहीं, मसला है। अगेन तासुब नहीं इसमें शामिल करूँगा कि वो आपको इग्नोर नहीं कर रहा। उसकी तरजीहात या उसके काम मुख्तलिफ हैं, तो वो आपको रेट नहीं कर पा रहा उस जगह पे, या कनेक्ट नहीं कर पा रहा, उसके पास करने को और चीज़ें हैं तो वो नहीं कर पा रहा। तो आप सबसे पहले कोशिश करें कनेक्ट करने की, और फिर कोशिश करें कि आपकी कोई थॉट प्रोसेस कनेक्ट हो। क्योंकि अगर तो किसी बंदे के साथ आपका थॉट कनेक्ट हो गया, तो फिर वो कंफर्टेबल है आपके साथ, 4 मुलाकातें भी करेगा, 5 भी करेगा, 6 भी करेगा, खाने पे भी इकट्ठा होगा, चाय भी, कॉफ़ी भी चलेगी। और ये जब 4-5 चीज़ें चल रही होंगी ना, आपका काम भी साथ में चल जाएगा। वो कहेगा शाह जी ये काम भी कर ले, ये जो है मेरी वेबसाइट पे बना दे, ये फलां। तो कोशिश करें कि आपका कोर जो है वो थॉट, कनेक्शन ऑफ थॉट होना चाहिए। थॉट का कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज दूसरा कनेक्शन, आप किसी को जाते हैं डायरेक्ट सेल्समैन बन के, उसे कहते हैं कि भाई मेरे पास मोबाइल है, ख़रीद ले, तो अगले ही 3 सेकंड में फैसला हो जाएगा कि भाई मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, आप अपने घर बैठे। ठीक है, यही अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप ऐसा बनाए कि वो आपके साथ बातें कर रहा है और उसे फ़ोन चाहिए, तो वो फिर फ़ोन आपसे ही खरीदेगा। तो एक तो ये जो इसको है, कंफर्टेबल रखें बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन को। और इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट तरीन बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। जैसे ये जिस्म है ना, इसको चलने के लिए रूह चाहिए, कि जैसे ही फरिश्ता मेरी रूह ले जाएगा, तो ये सारे मेरे जॉइंट्स, ये सारी चीज़ें काम छोड़ जाएंगी और मैं एक लाश बन जाऊँगा। अगर बिजनेस में से आप नेटवर्किंग को अगर मेरे से पूछे ना कि उसका दर्जा क्या है, तो मैं, मेरे नज़दीक बिजनेस में नेटवर्किंग जो है वो रूह का दर्जा है। ठीक है, अगर उसमें से वो रूह निकल जाएगी ना सर, उसकी जान नहीं है। ठीक है, तो वो तब भी सारे ऑपरेशंस सक्सेसफुली चल रहे होंगे जब वो रूह उसके अंदर मौजूद है। और डिजिटल एरा वाली वैसे गल विच ही रहेगी, की कहता सी तुसीं? अच्छा, डिजिटल एरा में मैंने ये सवाल किया था। कोई बात नहीं, कट हो जाएगा। अच्छा, ना भी ये तो खैर उसमें ये सवाल ब्लूपर हो जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आप ऑन कॉल बता हाँ, देना, वो वैसे होगी बात तो होगी। फिजिकल आप हाँ, तो मैं कनेक्ट करता हूँ, अच्छा, मैं नहीं, मैं इसको कनेक्ट कर हाँ, लेता हूँ उसमें इसे। एक ये था कि हर्डल्स क्या है नहीं, नेटवर्किंग मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, उसमें देखें, डेफिनेटली आप लोगों को फिजिकली मिल लें, आप मिल लें उनको, फिजिकली निकाल दीजिएगा, फिजिकली मिलने को ना गलत टर्म के तौर पर लिया जाता है। हाँ, आप लोगों को मिल लें, उनको उनके दफ्तर में चले जाएं, उनसे टाइम लें। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी प्रोफाइल एक अच्छे लर्नर की भी है ना, तो पाकिस्तान का क्या, दुनिया का बड़े से बड़ा बंदा भी आपको टाइम दे दे। ये मेरा क्लेम है। ठीक है, कि अगर आपकी प्रोफाइल से ये भी आ रहा है ना फील कि यार यू आर अ गुड लर्नर, यू आर स्ट्रगलिंग फॉर समथिंग, यू आर वर्किंग फॉर समथिंग, तो दुनिया का बड़े से बड़ा बंदा आपको टाइम दे देगा। अब उस टाइम में व्हाट एक्चुअली यू वांट टू टेक फ्रॉम हिम, ये अब आपका फन है। या आप उस रिलेशन को या उस बंदे को कैसे लेते हैं, उनसे काम कैसे कराते हैं,
ये बहुत ज़रूरी है। तो मुलाकातें करें, लोगों के पास जाएँ, उनको कोशिश करें अपने पास। अब आप देखें कि नेटवर्किंग की जो कोर स्ट्रेंथ है वो क्या है? लोगों की शादियों पे अच्छे गमी और खुशी के मौका पर कौन लोग आते हैं? जिनके साथ गहरा ताल्लुक होता है। और वो जिस बंदे के साथ आपका ताल्लुक आपने बना लिया है और वो आपके दफ्तर तक, आपके सेटअप तक नहीं आ रहा ना, वो आपकी नेटवर्किंग में नहीं है। समझ रहे हैं ना? वो आपका ताल्लुक तब है जब वो आपके पास आ रहा है। आप चलेंगे, चलें, एक बड़ा बंदा है, आप 5 दफ़ा उनके पास चले गए हैं, लेकिन वो छठी दफ़ा आपको इस लेवल पे रेट ज़रूर करे कि वो आपके पास भी आ जाए, आपकी मेहमान नवाजी को भी इंजॉय कर ले। ऑल दो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल सिनेरियो, ज़ाहिर बात है, बीइंग अ ह्यूमन या बीइंग अ स्ट्रगलर, हमने अपने से बड़े बंदों के सामने जाना होता है। कारोबारी तौर पे भी बड़ा है, उसके पास पैसे भी ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, ठीक है, उसका गार्ड भी है, वो बाहर भी बिठाएगा। तो हमने अपने से बड़े लोगों को मिलना होता है, और अपने से बड़े लोगों को मिलने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी को स्टैंड आउट करना होता है, अपने ऊपर काम करना होता है, अपनी कम्युनिकेशन की क्लैरिटी को इम्प्रूव करना होता है, ठीक है, और किसी को ये समझाना होता है कि वो बंदा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें और ये टूल आप अप्लाई करेंगे तो आपकी नेटवर्किंग आसान हो जाएगी। अच्छा, आखिर में मैं एक सवाल आपसे ये करता हूँ कि इमेज बिल्डिंग इस एरा में कितनी जरूरी और अच्छा कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इमेज बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। इमेज बिल्डिंग इतनी ज़रूरी है कि इंडिया में एक शादी होती है और दुनिया जहान के बड़े सारे लोग पहुंचे होते शादी अटेंड करने जगह होते हैं, और 6 महीने वो शादी की तस्करे चलते रहते हैं। तो वो शादी तो कहीं एक कोने में भी बैठ के हो सकती थी। उसको इमेज बिल्डिंग के साथ जोड़ के उसको उन्होंने अपने आप को क्यों शो कराया कि वो फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर, टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड के अंदर दे वांट टू बी अ प्लेयर, बल्कि वो बन गए हैं प्लेयर। ठीक है, इमेज बिल्डिंग इतनी ज़रूरी है कि बंदे हमारे डूबते हैं यूनान के समंदर में, ठीक है, लेकिन डंकी फिल्म इंडिया में बन जाती है। ठीक है, वो बताते हैं अपने लोगों को भी और दुनिया को भी बताते हैं कि भाई वी डिस्करेज डंकी, बंदे तो मारे मरे थे डंकी लगा के। इमेज बिल्डिंग इतनी ज़रूरी है। फिर इमेज बिल्डिंग इतनी ज़रूरी है कि वो पाकिस्तानी टीम को जब वेलकम करते हैं, ठीक है, तो पाकिस्तानी सारे लोग जो है वो लगाते हैं स्टोरीज पे, ठीक है। इमेज बिल्डिंग इतनी ज़रूरी होती है। और फिर आखिर में इमेज बिल्डिंग इतनी ज़रूरी होती है कि आज अगर दुनिया दो ख़त निकाले, फ़र्ज़ करें कोई भी दुनिया का मुल्क, तो वो हमारे हमसाये मुल्क को ख़त भेजेगा कि भाई जितने भी बंदे हैं ना भेज दो, और हमारे मुल्क को ख़त लिखेगा कि जिन्हें भी इतने ने ना मेहरबानी थोड़ी लै जाओ। वापस ले। ठीक है, ये हंसने वाली नहीं, ये रोने पीटने वाली बात है, बदकिस्मती से। ये है इमेज बिल्डिंग। और फिर इमेज बिल्डिंग क्या है कि जब एप्पल अपना कोई स्टोर खोलने लगेगा तो उसे अगेन 2 मुल्क चूज़ करने हो तो वो हमारे मसाए को चूज़ करेगा। और बड़ी कंपनी ने जब हायरिंग करनी हो 500 बंदों की, और उन 500 बंदों की $3,000 सैलरी भी हो, ठीक है, तो ठीक ठाक एक जंक है पैसों का, तो वो हायर करेगा फिर अगेन हमारे हमसाए से। तो इमेज बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। दुनिया आपको समझती है कि पता नहीं ये कोई तीसरे दर्जे का मुल्क है, ठीक है, यहाँ पे दो लोग नहीं रहते, यहाँ पे ज़िंदगी नहीं है, मतलब आपके बारे में लोगों का इंप्रेशन बड़ा ख़राब है। दुनिया ये समझती है कि रेपिस्ट मुल्क है, दुनिया ये समझती है कारोबार ये करते ही नहीं है, दुनिया ये समझती है कि आप सराहों में रहते हैं, दुनिया ये समझती है आप चोर हैं, दुनिया ये समझती है आप फ्रॉड हैं। जबकि ये सारी मैंने जो 7-8 चीज़ें आपको बताई हैं, ये सारी जिस मुल्क का हम नाम लेंगे हमारे से ज़्यादा है उसमें, लेकिन उसने उसको इग्नोर करके अपनी इमेज बिल्डिंग, अपने आप को दिखाने के हवाले से कभी इग्नोर नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए बदकिस्मती से हमारा पाकिस्तान एज अ ब्रांड बहुत वीक है। ठीक है, उसके ऊपर हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे इदारों को, हमारे लोगों को, हमारे बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ यही होगा कि यार ये पाकिस्तान, अच्छा लोग आगे टाइम पे लोग ये पूछेंगे अच्छा पाकिस्तान भी है, क्योंकि अब तो 98% लोग तो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं भाई, तो 2% लोगों के साथ मुल्क नहीं चलता, बहुत सीरियस बात हो गई है। तो वी एक्चुअली नीड टू रिवाइज दीज ऑल थिंग्स कि हम अपने मुल्क को मुल्क समझें, और जो इस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं वो भी इस मुल्क को अपना मुल्क समझें। अच्छा, और बात ही अगर हमारे व्यूवर्स आपकी जो सर्विसेज हैं उसको लेना चाहते हैं तो वो कैसे आपको अप्रोच कर सकते देखिए जी, हैं? मेरी एक वेबसाइट है, जैसे आप मुझे कहते हैं PR गुरु, आपने कहा मेरी वेबसाइट है prguru.pk।
वहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ, मेरे नंबर्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। एंड व्हाट एक्चुअली एंड क्लियरली वी डू, ये जो बात सारी इमेज बिल्डिंग की है, ये इसके ऊपर हम जो है वो वर्किंग कर रहे हम हैं, सर्विसेज। इसके ऊपर सर्विसेज ऑफर करते हैं। मैं एज अ कंसल्टेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मुझे ऑन बोर्ड करती हैं ये सारे काम करने के लिए जो मैंने बताए। तो उस कैटेगरी में जो है वो दे कैन कॉन्टैक्ट मी, और फिर उनको जो है वो डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी ने मुझे बुलाया एक दफ़ा और उन्होंने कहा जी कि हमें ट्रांसफॉर्म करें। तो मैंने उन्हें कहा आप कौन है? तो वो कहते मैं बहुत बड़ा सीईओ हूँ, मेरे पास 300 लोग काम करते हैं। 300 लोगों को तनख्वाहें देना बड़ा बड़ा बंदा ही होगा ना, ज़ाहिर है छोटा बंदा तो नहीं है। तो मेरे सामने लैपटॉप था, मैंने गूगल पे लिखा कौन है, तो गूगल ने भी मेरे से यही पूछा कि वो कौन है। मैंने उनको बताया कि ये तो भाई साहब आपको गूगल भाई साहब आपको नहीं जानते। तो यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ ना, कि आप अपनी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें। तो उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन एक मसला है। मैंने कहा क्या? कहते बजट नहीं है। तो मैंने कहा भाई बजट के बगैर तो कुछ नहीं है। मैंने पूछा बजट क्यों नहीं है? तो कहते मैंने रोज़नामा जंग में ऐड दिया है, कुछ 7-8 लाख रुपया लगाया, जंग पे ऐड चला दिए। तो मैंने कहा अगर भाई आप जंग में ऐड चला दिया आपने, और आपने इररेलेवेंट जगह के ऊपर अपने 7 लाख रुपए लगाए हैं, यही 7 इररेलेवेंट नहीं कह सकते कि मतलब वो शायद उसकी उतनी नीड नहीं थी। तो आप अगर यही 7 लाख रुपए अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लगाते, तो आपके गांव में बैठे हर बंदे को तो कम से कम पता होता कि भाई साहब का कोई कारोबार है। पता नहीं लाखों की तादाद में लोगों तक वो मैसेज स्प्रेड होता, और पता चलता लोगों को कि यू आर डूइंग बिजनेस एंड यू आर अ बिग पर्सनैलिटी, ये भी पता चलता। तो लोग अपना बजट गलत जगहों पे स्पेंड कर लेते हैं, या इरेलीवेंट जगहों पे स्पेंड कर लेते हैं, या उन जगहों पे स्पेंड कर लेते हैं जहाँ पे गैर ज़रूरी होता है। क्योंकि अगेन मैं ये कह दूंगा कि वो गैर ज़रूरी वो जगह गलत है तो वो तासुब आ जाएगा। तो मेरी बात का मतलब तासुब नहीं है, लेकिन अगर कोई सीईओ अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, अपनी डिजिटल अपीयरेंसेस को बेहतर नहीं करेगा, अपने आउटरीच को इम्प्रूव नहीं करेगा, तो वो एक सिंपल प्रोपोगेटिव मैसेज की मार होगा। ये मैं आपके इस पॉडकास्ट में बड़े वसूख से ये बात सामने रख रहा हूँ कि वो रात को सोएगा, सुबह उठेगा तो शायद लोग उसके दरवाजे पे आए हों कि यार ये तो बड़ा ही बेईमान आदमी। क्यों? क्योंकि आपके कंपेटिटर्स वर्स्ट लेवल के हैं, यहाँ पे लोग वर्स्ट लेवल के हैं। तो वो आपके खिलाफ डिफरेंट प्रोपोगेंडाज, आपकी कोई मैसेज, आपका कोई तस्वीर, आपकी कोई वीडियो, आपका कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो सामने ले आएंगे जिससे आपकी इमेज, रेपुटेशन रात को सोने से पहले बिल्कुल ठीक थी और सुबह वो डैमेज हुई, चेंज होगी। और नए बंदे ने क्योंकि फैसला करना है, ये आपकी जो इमेज बिल्डिंग 15, 20, 50, 100, 200 लोग जो आपको जानते हैं उनमें तो है, लेकिन जो नया बंदा है मेरे जैसा जो आपको बिल्कुल नहीं जानता, वो आपकी मौजूदा अपीयरेंस को देख के फैसला करेगा कि ये बंदा ठीक है या गलत है। तो आपने अपने बारे में नहीं बताया होगा तो उससे नुकसान ये होगा कि आप एक प्रोपोगंडे की मार होंगे एंड यू विल बी आउट फ्रॉम द मार्केट। तो अपने आप को सीरियस लें, अपनी अपीयरेंस को सीरियस लें, एंड इट्स अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। ये एक दिन का काम नहीं है। मेरा ये आखिरी बात के साथ मैं इसको क्लोज करता हूँ कि लोगों को ये लगता है कि ब्रांडिंग तब करनी है जब शायद मनो मनो सलवा हो और बड़ा ही कुछ बन जाए। नहीं, कुछ बन जाए तो चले ठीक है ना, ये तो बुनियादी चीज़ है। मतलब कोई बहुत ही आप कह लें कि बड़ा 30 मार खान टाइप बन जाए तो फिर करना है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप 50,000 महीने का कमाते हैं ना, तो यू शुड स्पेंड एटलीस्ट 5,000 रुपीज़ ऑन योर ब्रांडिंग, ऑन योर इमेज, किसी भी सेंस में है वो। तो इसी तरह अगर आप 5 लाख कमाते हैं तो फिर इसी तरह ये बढ़ता जाए। ठीक है, तो ये इतना ज़रूरी है, इसको इतने तरीके से आप अप्लाई करेंगे तो आपकी ब्रांडिंग शानदार होगी, आपके लिए वसाइल बेहतरीन होंगे, आपके लिए मौके बहुत ज़्यादा होंगे। थैंक यू शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया। और लास्ट में मैं कहूँगा कोई एक मैसेज दे दें। जब ऐसे सारी बात ही हमने कोई मैसेज से रिलेटेड ही की है, तो हमारे एक दोस्त मियाँ फरियाद अहमद साहब एक बात करते हैं अक्सर। हाँ, हमारे जो है ना वो दोस्त मियाँ फरियाद अहमद साहब मल्टीवुड के जो ऑनर हैं, वो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं क्योंकि वो सफ़र करते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों के। तो चाइनीज़ को ये लगता है कि हम कम घंटे काम करते हैं, और अगर हम अपनी डे की रूटीन देख लें ना तो हमें भी यकीन हो जाएगा उनकी बात पे कि हमने 5 नमाज़ें अगर दिन में होती हैं तो दफ्तर के दौरान जो 3 नमाज़ें हैं वो हमारी खुशू खुशू के साथ हैं, और जो घर जाके पढ़ने वाली नमाज़ें हैं वो स्पीडो स्पीड है।
तो अगर इन दोनों की स्पीड का भी फ़र्क है तो वी नीड टू वर्क मोर ऑन आवरसेल्फ, कि हमें दफ्तर के टाइम में दफ्तर का काम करना है और 8 आवर्स मिनिमम अ डे काम करना है, तो हमारी तरक्की मुमकिन है, अदरवाइज़ हम मुश्किलात का ही शिकार रहेंगे। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आज आपका आपने बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की है नेटवर्किंग पे। जी व्यूवर्स, यकीनन आपने आज नेटवर्किंग के बारे में बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलते हैं दोबारा। अल्लाह निगहबान।